हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। मैं अरविंद सिद्धांत। आज के इस सेशन में हम पेपर का डिस्कशन कराएंगे। यह पेपर का डिस्कशन जो है वो देवकी आईएएस एकेडमी के द्वारा 1 फरवरी से संचालित किया जा रहा है। वास्तव में इसमें होता क्या है हम इसे पहले जानेंगे। यह एक प्रकार का टेस्ट सीरीज है, एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, एक अभ्यास कार्यक्रम है जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 50 होती है और इस 50 प्रश्न में आपके उत्तराखंड, हिंदी, जीएस और मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसे आप रोज एक अटेम्प्ट लेते हैं और फिर उसका 1 घंटे क्या होता है कि डेली डिस्कशन होता है। यानी जिस पेपर का आप टेस्ट देते हैं ठीक तुरंत यानी कि आधे घंटे के बाद उसका 1 घंटे तक डिस्कशन होता है। यह अभ्यास कार्यक्रम स्टार्ट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि वैसे स्टूडेंट जो 2 वर्ष से 4 वर्ष से पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका किसी कारणवश से एग्जाम्स में पेपर नहीं निकल रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होने का मुख्य कारण है कि जो 2 घंटे का जो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हो पाना या फिर कि एग्जाम में जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव्स को टिक कर देना। तो इन सभी खामियों को दूर करने के लिए ही देवकी आईएएस एकेडमी द्वारा, ठीक है, 1 फरवरी से अभ्यास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देवकी आईएएस एकेडमी में यह अभ्यास कार्यक्रम को से जुड़े और अपने पेपर को बढ़िया करें और एग्जाम्स में, ठीक है, एक स्थान आप सुरक्षित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। हाँ, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प है वह है, पहला विकल्प है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा विकल्प है सामान्य भूतकाल, तीसरा विकल्प है सामान्य वर्तमान काल और चौथा विकल्प है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो देखिए मंदिर में जाने के बाद शांति मिली है, कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान स्थिति की बात है, ठीक है। तो जो भूतकाल वाला जो विकल्प है वो ऐसे ही गलत हो गया। और यहां पर देखिए 2 चीजें, एक तो है कि मैं मंदिर जाता हूं या मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, तो यह हो गया हमारा सामान्य, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से हो कि मंदिर जाकर मैं जल अर्पित करता हूं या मंदिर जाकर मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है हमारा, यह होता है पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो यहां मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो यह पहला प्रश्न का विकल्प क्या हो गया, सी हो गया। दूसरा प्रश्न है आमोद। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या है। तो देखिए आमोद का मतलब होता है खुशी, ठीक है, और खुशी देखिए जो विकल्प में है वह ऑप्शन सी में हर्ष है, ठीक है। हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष, उल्लास, खुशियां। तो आमोद का समानार्थी क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। तो विकल्प 2 का सी हो गया। 3 नंबर में है, कहता जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैनेन्द्र को परख के लिए, ठीक है, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको। 4 नंबर प्रश्न में देखिए, कहता है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा का मतलब होता है जो हम आम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। जब उसे लिखने की बात आती है तो वह क्या होता है कि हर एक सभ्यता संस्कृति की अपनी स्टाइल होती है। जैसे पंजाबी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जब उसे लिखेंगे तो वह गुरुमुखी में लिखेंगे। जब यही ब्रिटिशर्स होंगे यानी कि अंग्रेज अगर कोई लिखेगा तो वह रोमन में लिखेगा और हम हिंदी भाषी वाले अगर उसे लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं। तो यह जो देवनागरी, रोमन या गुरुमुखी, यह क्या है, यह जो है लिपि कहलाता है। तो भाषा को लिखने की कला ही लिपि कहलाती है। तो यहां पर 4 का विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में आइए, कहता निम्न में से कौन शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 5वां का ऑप्शन डी है, सप्ताह और महीना। तो सप्ताह और महीना का प्रयोग कभी भी हम लोग स्त्रीलिंग में नहीं करते हैं। तो 5 का ऑप्शन डी हो गया। फिर कहता निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है, ठीक है। तो विकल्प में देखिए यहां पर है आकाश। तो आकाश का प्रयोग हमेशा ही, ठीक है, एक वचन में होगा, यानी आकाश का बहुवचन भी आकाश ही होता है, इसे बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो अन्य हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर है 7 नंबर में कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट
आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए शब्द से रिलेटेड जो शब्द का डिफिनेशन है या शब्द का जो एक्सप्लेनेशन है या इसके टाइप्स की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा जो शब्द का अध्याय है उसका शीर्षक जो है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है तो वह क्या है हमारा? शब्द विचार। तो शब्द विचार के अध्याय में ही हम शब्द से संबंधित शब्दों के डिफिनेशन को, ठीक है, शब्दों के अर्थ को समझते हैं, शब्दों के टाइप्स को समझते हैं और शब्दों की, ठीक है, उनकी सभी यानी शब्दों से संबंधित सभी जानकारियां हम लोग कहां लेते हैं? शब्द विचार के अध्याय में लेते हैं। इसलिए 7 वाले प्रश्न का विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर 8 नंबर में आइए, प्रश्न संख्या 8 बोलती है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो देखिए रामचरितमानस के टोटल 7 कांड हैं, ठीक है। तो यहां पर जो तुलसीदास जो है वह कितने रामायण को कितने भागों में बांट कर लिखा है? 7 भागों में बांट कर लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 नंबर में प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन जो लिखता है वह मोहन राकेश जी लिखते हैं, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी कृति हो जाएगी? मोहन राकेश की होगी। 10 वाले प्रश्न पे आई, कहता कितनी ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए बुरांश जो पाए जाते हैं वास्तव में यह पर्वतीय प्रकार की फूल है, ठीक है। और बुरांश की 2 प्रजाति होती है, एक लाल बुरांश होता है, एक सफेद बुरांश होता है। लाल बुरांश की अगर बात करते हैं तो वह जो है 1200 मीटर के आसपास में पाए जाते हैं, जबकि सफेद बुरांश की अगर बात करते हैं तो 1800 मीटर के लगभग पाए जाते हैं। यानी लाल बुरांश जो होती है कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि सफेद बुरांश जो है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लाल बुरांश की अगर बात करते हैं तो समशीतोष्ण प्रदेश की, ठीक है, उदाहरण है, जबकि सफेद बुरांश की अगर बात करें तो वह शीतोष्ण प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगर अन्य पेड़ों के साथ अगर इसको कोरिलेट करते हुए देखते हैं कि लाल बुरांश जो है चीड़ के पेड़ों के साथ देखने को मिलता है, जबकि सफेद बुरांश जो है देवदार के वृक्षों के साथ पाए जाते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 11,000 फुट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में आइए, कहता रहाली और खलिया बुग्याल कहां पर है? तो रहाली और खलिया बुग्याल जो है वो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बुग्याल क्या होता है? तो बुग्याल घास का मैदान होता है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय के पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो वहां घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, जबकि पश्चिमी हिमालय के पश्चिमी भागों की अगर बात करेंगे तो वहां पर घास के मैदान को क्या कहेंगे? मर्ग कहते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। तो बुग्याल क्या हो जाता है? घास का मैदान हो जाता है। तो रहाली और खलिया बुग्याल क्या है हमारा? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बुग्याल की अगर बात करें तो मुख्य रूप से बुग्याल जो है वो लघु हिमालय और जो वृहत हिमालय, ठीक है, उनके बीच में और वृहत हिमालय पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न में आइए, कहता किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो किसानों के लिए, ठीक है, सुविधा के लिए कृति शाह ने क्या किया था कि वहां पहाड़ों में देखा कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास क्या है कि आय का साधन मुख्य रूप से क्या है? कृषि कार्य है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि कृषि कार्य कर सके। तो कृति शाह ने क्या किया कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसे बैंक की स्थापना की जो किसानों को क्या दे सके? ऋण दे सके, और किसान क्या कर सके? उस ऋण की सहायता से कृषि कार्य कर सके और फसल के बिक्री होने पर, ठीक है, वो बहुत ही कम ब्याज के सहित ऋण को वापस कर सके। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? कृति शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हर्षदेव ओली का कौन सा गांव है? ठीक है, तो हर्षदेव ओली का जो गांव है वो खेती खान है। क्या है? खेती खान, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में आइए, कहता है स्वाधीन प्रजा की स्थापना कब होती है? ठीक है, तो स्वाधीन प्रजा की स्थापना 1930 में होता है। 15 नंबर प्रश्न में आइए, कहता है टिक्कर धार्मिक परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? तो टिक्कर जो है क्या है? एक धार्मिक परंपरा है जो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ जो जनजाति टिक्कर जो है, ठीक है, वो बोक्सा के द्वारा मनाया जाने वाला। तो बोक्सा परिवार में यानी बोक्सा समाज में क्या होता है कि टिक्कर एक प्रकार की परंपराएं होती है जिसको कौन मनाते हैं? बोक्सा लोग मनाते हैं। तो बोक्सा हो जाएगा। अगर जनजाति की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां देखिए, यहाँ पे राजी जनजाति, जोनसारी जनजाति और थारू जनजाति जो है, ये सारी जनजातियां उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है नरहरि तीर्थ किसे कहा जाता है? तो जो नरहरि तीर्थ है वो बद्रीनाथ को कहा जाता है। तो
तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बद्रीनाथ। फिर कहता है कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ खेल में ये हरि सिंह थे और हरि सिंह ने ही कॉमनवेल्थ में सबसे, ठीक है, पहला क्या हुआ था कि पदक यहां से हासिल किया था। फिर 18 नंबर प्रश्न में कहता उत्तराखंड में पाया जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उत्तराखंड में जो काफल फल है उसका साइंटिफिक नेम जो है आपका वो माइरस सेविडा है, ठीक है। क्या है? माइरस सेविडा। फिर भेलछड़ा जलप्रपात किस राज्य में है। तो भेलछड़ा जलप्रपात जो है आपका पिथौरागढ़ में, तो यह हो जाएगा पिथौरागढ़। 20 नंबर प्रश्न पे आएंगे, देखेंगे जरा। यह रीजनिंग का प्रश्न है, यह है ARCSETG, ठीक है। और यहां पे 2 खाली स्थान है। जो विकल्प है आपका XZ, ठीक है। इसके बाद है आपका UI, उसके बाद जो विकल्प है WY और उसके बाद विकल्प है आपका V और B। तो देखिए तो A और C, इसके बाद E, यानी एक अल्टरनेट है। A के बाद C, C के बाद E के बाद G, G के बाद क्या होगा? I होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर पे I कहां है? B नंबर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? U और I हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पे 22 नंबर प्रश्न नहीं 21 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, यहां है 8:24, यहां खाली स्थान है 32, ठीक है। यहां देखिए कि 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 6 कितने नंबर विकल्प में है? तो बी ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर में आइए, कहता है जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है तो वह कितने अंश की दूरी तय करती है। देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर घड़ी के सुई की बात करें, ठीक है, तो देखेंगे यहां जो 1 मिनट की अगर बात करते हैं कि 1 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। यानी मिनट के सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ये बिल्कुल याद रखेंगे, 1 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। यहां कितना समय है? 1 घंटा 10 मिनट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 हो जाएगा, और प्लस 10 मिनट ऑलरेडी है, कितना हो गया? 70 मिनट हो गया। अब क्या है, 70 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 के 42, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 420 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसे याद रखेंगे कि मिनट के सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न पे आइए, कहता है राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधी अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति को का आधा अपने पुत्र को और बाकी बची संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि उसकी पुत्री को, ठीक है, 1,25,000 रुपए मिले तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, ठीक है। देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि राम सिंह के पास जो है, ठीक है, राम सिंह के पास जो संपत्ति है वह कितना है, तो राम सिंह की संपत्ति x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, अपनी वाइफ को देता है। वाइफ को कितना देता है? अपनी संपत्ति का आधा। तो x का आधा कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं कि अब राम सिंह के पास कितनी संपत्ति बची। तो राम सिंह की संपत्ति x थी, पत्नी को x/2 दिया, तो उसमें माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? x/2 हो जाएगा। अब क्या करता है कि यह अब बेटे को देता है। बेटे को क्या इतना देता है कि जितना बचा है अब उसका आधा देता है। तो x/2 × 1/2 कितना संपत्ति दिया? x/2
4 दिया, तो शेष कितना बचता है? शेष बचता है जितना शेष था, यानी x/2 माइनस x/4 कितना हो जाएगा? तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटी को देता है, और जब बेटी को देगा तो बेटी को कितना देता है? अपनी उसकी पुत्री को संपत्ति का 1/3 देता है, यानी x/4 इंटू 1/3, और टोटल कितना दिया है? 1,25,000 देता है। ठीक है, 1,25,000 देता है। तो देखिए 4 तिया 12 हो गए। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो x बराबर 1,25,000 और गुना 12 बराबर कितना हो जाएंगे हमारा? ये 15 लाख के आसपास हो। तो राम सिंह के पास कितनी संपत्ति थी? 15 लाख थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। फिर कहता है 24 नंबर प्रश्न पे आइए, कहता है दौड़ मुकाबलों में 100 गज की दौड़ें भी होती हैं और 100 मीटर की भी, तो 100 मीटर 100 गज की अपेक्षा कितना मीटर अधिक होता है? ठीक है, तो सीधा सीधा इस प्रश्न में क्या किया है कि गज को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या किया गया है कि गज को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एक बात करते हैं 100 गज की। अगर 100 गज है, ठीक है, 100 गज है तो बराबर 91.44 मीटर होता है, और 100 मीटर तो दिया हुआ है, ये 100 मीटर। अब क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 100 में जब 90 यानी 91.44 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 8.56 मीटर आएगा। तो गज का 100 गज का मीटर के मुकाबले में क्या हो जाएगा? 8.56, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर 25 नंबर प्रश्न पे आइए, कहता है शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं। ठीक है, शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं, तथा शहर बी से शहर सी तक जाने के लिए 6 रास्ते हैं। तो शहर ए से शहर सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, ये ए बी और सी है। ए से बी तक जो है वो 4 रास्ता है, तो 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता। ठीक है, अब बी से सी तक कितने रास्ते हैं? तो 6 रास्ते हैं। तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो टोटल यहां 4 हो गया और यहां 6 हो गया, तो 6 चौक 24। तो ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे? 24 रास्ते हो जाएंगे। तो देखिए यहां विकल्प ए में 24 दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 26 में आइए, कहता है आज केतन का जन्मदिन है। ठीक है, आज से 1 साल बाद उसकी आयु 10 साल पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो केतन की वर्तमान आयु क्या है? देखते हैं इसको। हम मान लेते हैं केतन का जन्मदिन, ठीक है, आज x वर्ष है। अब इससे 1 साल बाद, ठीक है, +1, यानी 1 साल बाद तो ये x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले की बात है, तो वर्तमान से 10 साल तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो x - 10 हो जाएगा। और कितना गुना है? तो 2 गुना है, तो ये 2 हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x+1 2x और -10 दूना 20। अब 2x में एक x गया और ये 20 + 1, तो x बराबर क्या हो गया? 21 वर्ष। तो केतन का एज कितना है? तो 21 वर्ष है। ठीक है, यहां पर देखिए विकल्प सी में 21 है, तो 26 का विकल्प सी सही हो गया। ठीक है, 27 में आइए। 27 में क्या है कि यदि आप 291 से 300 तक सभी संख्याओं को लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं सभी संख्या को। ठीक है, ये 291, 292, 293, 294, 295, 296, 97, 98, 99 और 300। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि आप कितनी बार सम अंक लिखेंगे। देखिए अंक की बात करते हैं तो हम ये अंक है 1 बार, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी टोटल कितना इवेंट है? तो 13 है। यानी विकल्प देखिए यहां पे क्या है? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है 28 में आइए, कहता है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुना किए जाने पर सदैव वही रहेगी बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। 28 का प्रश्न है। ठीक है, यहां देखिए 9 जो है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना कितना? 18। अब इस 18 के अंक को जोड़ देंगे, फिर कितना आ गया? 9 आ गया। फिर से देखें, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27, इसके अंक को जोड़ते हैं तो 7 2 अगेन 9 आ गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, अगेन 3 + 6 कितना आ गया? 9 आ गया। 9 को गुना करते हैं 5 बार तो 45, अगेन 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 को 6 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63, अगेन 6 + 3 9 आ गया। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 6 = 54 होता है, ये 55 + 4 हो जाएगा। 9 × 7 = 63। ठीक है, 6 + 3 अगेन करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 × 8 करेंगे तो 72। ठीक है, 7 + 2 बराबर क्या? 9 आ गया। और 9 × 9 बराबर कितना? 81, यानी 8 + 1 करेंगे क्या? 9। तो देख रहे हैं प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है, 9 को किसी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके अंकों को जोड़ते हैं तो वह क्या आ जाता है? हमारा 9 आ जाता है। इसलिए सही आंसर क्या है? 9 है। और 9 देखिए कितने विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 29 में आइए। ठीक है, 29 में कहता है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? ठीक है, तो देखिए जो औरंगजेब थे, औरंगजेब क्या चाहते थे कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो जब अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे तो वहां यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन में उनको टक्कर देने वाला कौन था? शिवाजी था। तो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपने सेनानायक को बोला कि शिवाजी से हम क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे। लेकिन उनके सेनानायक ने कहा कि शिवाजी जो है गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही उनको महत्ता हासिल है, इसलिए अगर आप इस समय अगर युद्ध करते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया कि शिवाजी से संधि करने को चाहा और उसे आगरा के किले में, ठीक है, बुलाया। आगरा के किले में एक प्रथा थी, ठीक है, वहां केवल शासक ही गद्दी पर बैठता था और बाकी जो होते थे, ठीक है, वह क्या होते थे? खड़े होते थे। लेकिन वहां जो पंक्तियों में खड़े होते थे वह रैंक की स्थिति से खड़े होते थे और उस समय जो रैंक होता था वह मनसबदार होता था। तो जो जितना मनसबदार देगा वो क्या होगा? पंक्ति में आगे खड़ा होगा। तो शिवाजी को कितना मिलता है? 5000 मिलता है, जबकि शिवाजी कितना चाहते थे? 7000 चाहते थे। इस वजह से शिवाजी नाराज हो गए और वहां से क्या हुए कि छोड़कर दरबार जाने लगे। इसलिए, ठीक है, मुगल औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरे में रखा। तो इसका क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर में आइए। 30 में कहता है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, तो अनुसूची 6 है क्या? अनुसूची 6 में क्या है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियां हैं उनके प्रशासनिक से संबंधित है, यानी कि और वहां के अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही, ठीक है, अनुसूची 6 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन जो अनुसूची 6 के अंतर्गत जो जो राज्य मेंशन है वह असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो यहां देखिए मिजोरम की जगह पर क्या लिखा गया है? मणिपुर लिखा गया है। तो मणिपुर नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 30 का डी हो गया। 31 नंबर प्रश्न पे आइए। कहता गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। देखिए होता क्या है
कि बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक है, जब उनके पिताजी मृत्यु की शैया पर बैठे थे तो उन्होंने अपने पिताजी को मराठी में, ठीक है, मुंह जवानी गीता को सुनाया था। ठीक है, तो जब बाल गंगाधर तिलक को पकड़कर यानी तीसरी बार जब उसे जेल की सजा हुई तो उसे बर्मा के मांडला जेल में रखा गया और 6 महीने की जेल हुई थी। तो उसी समय उन्होंने 5 महीनों में, ठीक है, उन्होंने उस चीज को याद करते हुए गीता रहस्य को लिख दिया। तो गीता रहस्य कौन लिखेगा? बाल गंगाधर तिलक लिखेगा। गीता रहस्य को किस जेल में लिखा जाता है? मांडला जेल में लिखा जाता है। और मांडला जेल की अवस्थिति कहां पर है? तो बर्मा में है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 31 का बी हो जाएगा। फिर देखिए 32 में कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में, ठीक है, हॉकी का स्वर्ण पदक कहां जीता था? तो देखिए ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार, ठीक है, हॉकी की बात चल रही है, तो मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार यहां पे स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं मॉस्को ओलंपिक होता कब है? तो 1980 को मॉस्को ओलंपिक होता है। और उस समय, ठीक है, उस समय जो कप्तान थे वह कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो थे उनके कप्तान थे। अगर बात करते हैं हॉकी के प्रथम पदक की, तो प्रथम पदक जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है, भारत ने पहला स्वर्ण पदक लाया था। और उस समय कप्तानी कौन किए थे? तो उस समय कप्तानी मेजर ध्यानचंद ने किए थे। और इस एम्स्टर्डम में, ठीक है, इस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने कुल 14 गोल किए थे। और टोटल अगर बात करें तो 5 मैचों में भारत के द्वारा 29 गोल हुए थे, जिसकी वजह से भारत को क्या मिला था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? मॉस्को ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 का कि महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ठीक है, तो देखिए यहां महाभारत की अगर बात करते हैं तो महाभारत को क्या, कौन सा काव्य कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। ठीक है, और जब इसमें 10,000 श्लोक हो गए, ठीक है, तो इन्हें महाभारत की संज्ञा दी गई थी। और इनके अगर पितामह की बात करते हैं तो विचित्रवीर्य जो हैं वह महाभारत के, मतलब अर्जुन के क्या थे? पितामह थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 में आइए। कहता है संयुक्त राज्य के पहले शतवार्षिकी उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राज्य को किसने भेंट की थी? तो देखिए यहां अमेरिका को स्वतंत्रता की जो प्रतिमा थी वह फ्रांस ने दिया था। ठीक है, और अमेरिका ने उसे न्यूयॉर्क में क्या किया था? लगाया था। अगर बात करते हैं स्वतंत्रता की प्रतिमा की, तो इस स्वतंत्रता की प्रतिमा अमेरिका के स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिलता है? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, और किससे स्वतंत्रता मिलता है? तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिलता है। यानी अमेरिका किसका शासन था? तो अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन हुआ करता था। ठीक है, अगर बात करें स्वतंत्रता की प्रतिमा का डिजाइन किसने किया था, तो स्वतंत्रता की प्रतिमा का जो डिजाइन था वह था फ्रेडरिक अगस्त ने। ठीक है, फ्रेडरिक अगस्त ने इसका डिजाइन किया था। जबकि इसको निर्माण किसने किया था? तो गुस्ताव एफिल ने, ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिमा का निर्माण किया था। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 में है, कहता शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहां दिखाई दे सकते हैं? तो साइबेरियाई सारस दिए गए विकल्प में जो है, ठीक है, वह केवलादेव घाना में, ठीक है, केवलादेव में, जो केवलादेव कहां पे है? राजस्थान में है। और वहां पर क्या होते हैं? साइबेरियाई पक्षी आते हैं। आने का मुख्य कारण क्या है कि ठंडे के दिनों में, सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि साइबेरिया का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, बहुत निम्न हो जाता है। और जो साइबेरियाई पक्षी हैं उस टेम्परेचर में अनुकूल नहीं होते हैं, इसलिए वह किधर मूव कर जाते हैं? भारत की ओर मूव कर जाते हैं। और जैसे ही भारत में टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि गर्मी आना चालू होता है, तो फिर से वापस कहां चले जाते हैं? वो साइबेरियाई क्षेत्र में चले जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे गिर अभ्यारण्य, ठीक है, गिर अभ्यारण्य जो कहां पर है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर कहां पे है? तो रणथंभौर राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम कहां पे है? तो दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है 36 का है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? ये अवमूल्यन का मतलब होता है कि मुद्रा का अचानक गिर जाना।
तो मुद्रा को बैलेंस करने के लिए यानी, और मुद्रा अगर अचानक गिर जाएगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है, मुद्रा को बढ़ाने के लिए हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसको बढ़ाना होगा। और फॉरेन करेंसी तभी बढ़ेगी जब हम यहां से ज्यादा क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, यानी हमारा जो उत्पादन है उस प्रोडक्शन को हम दूसरे देश में बेचेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा। और जैसे फॉरेन करेंसी हमारी ठीक होगी हमारी इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पर देखिए विकल्प क्या हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 36 का हो गया निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी। 37 में आइए, कहता है निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। ठीक है, ओडिसी नृत्यांगना की अगर बात चलता है तो देखिए यहां पे संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल, ये तीनों नर्तकी जो थी ओडिसी नृत्यांगना थी। जबकि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध चेन्नई से है, मद्रासी है, और पद्मा सुब्रमण्यम कैसा नृत्य करती है, तो भारतनाट्यम करती हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम अन्य तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक इसमें पद्मा सुब्रमण्यम नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। 38 में आइए, कहता है क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। तो देखिए क्लोरोफिल का संबंध किससे है, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश में क्या करते हैं, विभिन्न घटकों की सहायता से भोजन बनाते हैं और अपना विकास करते हैं। तो पत्तों में ऑलरेडी यानी पत्तों का रंग हरा होता है और उसकी वजह से उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो सन की रेज आती है जिसमें क्या होते हैं सभी रंग मौजूद, तो हरा रंग को वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हरा हो जाएगा। 39 में आइए, कहता है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। तो देखिए हृदय को धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें शिशु की तो 0 से 6 जो बालक होते हैं उनके हृदय कितनी बार धड़केगी, 300 बार धड़केगी। जबकि एक वयस्क मनुष्य जो होगा उसकी कितनी बार धड़केगी, तो 72 बार, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी, तो 72 टाइम्स धड़केगी। और जो छोटे बालक होंगे, शिशु होंगे, उसकी कितनी बार धड़केगी, 300 बार धड़केगी। 40 में आइए, कहता निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। तो देखिए विकल्प में जर्केनियम जो है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सारे क्या हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनका प्रयोग हम लोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं। और नाभिकीय विखंडन के टूटने से, ठीक है, क्या होता है, जैसे परमाणु बम वगैरह हो गया, या फिर हम लोग बिजली उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत में क्या है कि यूरेनियम की जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है केरल में और राजस्थान में इसका संक्षिप्त भंडार देखने को मिलता है। यूरेनियम की अगर बात करें तो यूरेनियम जो है अमेरिका में इसका सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, यानी निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी। तो देखिए दिए गए विकल्प में रानी दुर्गावती जो है वह किससे लड़ी है, अकबर से लड़ी है। रानी दुर्गावती का निकनेम यानी रानी दुर्गावती को क्वीन ऑफ गोंडवाना भी कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ गोंडवानी, गोंडवाना की रानी के नाम से जानी जाती है। यह रानी दुर्गावती जो थी वो कीरत सिंह की पुत्री थी और कीरत सिंह जो था वह चंदेल शासक था। तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती कौन से शासक, कौन से वंश से संबंधित हो गई, चंदेल शासक। अगर कीरत सिंह की बात करें तो यह खुजराहों में इन्होंने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर की सेनाओं को, ठीक है, कि वो जो भ्रंश घाटी, बुंदेलखंड की जो भ्रंश घाटी में, उनमें उनको क्या किया था, परास्त किया था। तो यहां रानी दुर्गावती अकबर हो जाएगा। हाँ, अगर उस समय की स्थिति बात करें तो वो एमपी और यूपी वाला रीजन था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो रानी दुर्गावती का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उसका मुख्य राजधानी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में आएंगे, अलवार कौन थे। तो देखिए दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु से संबंधित और जो वैष्णव संत होते थे उस समय उनको क्या कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। तो अलवार का संबंध वैष्णव संत से है। राज्य की बात करें तो तमिलनाडु से है और संगम काल में इसका क्या मिलती है, देखने को, इनकी व्याख्या देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन डी हो गई। 43 में आइए, कहता है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला
और लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए लौंग जो होते हैं फूलों की कली से, यानी कि पौधों में पौधे के किस भाग से लौंग की प्राप्ति होती है? तो फूल की जो कली होती है वहां से हम लोग लौंग की प्राप्ति करते हैं। भारत की अगर बात करें, भारत में लौंग की प्राप्ति कहां से होती है? तो केरल से होती है, ठीक है। यानी कि आपका जो कार्डमम हिल्स है, ठीक है, कार्डमम हिल्स पे ही आपकी इलायची की पहाड़ियों पे ही लौंग का उत्पादन किया जाता है। विश्व की अगर बात करें तो सबसे अधिक लौंग कहां उत्पादन होता है? जिंजीबार में होता है, और उसे हम लोग क्लॉव आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो जिसकी अवस्थिति कहां है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में आइए, कहता लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और दार्शनिक तथा मित्र कौन है? तो देखिए लोक लेखा समिति का जो मार्गदर्शक है वह है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, ठीक है। 45 में आइए, कहता तालीकोटा का संग्राम, तालीकोटा का संग्राम जो था विजयनगर साम्राज्य के लिए होता है, और तालीकोटा के युद्ध जो ही समाप्त होता है उसके बाद अरावडू वंश की स्थापना होती है, ठीक है, जिसमें एक और क्या है कि राम रॉय लड़ते हैं और दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा से लड़ाई की जाती है। अगर तालीकोटा का युद्ध देखते हैं तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये 65 में लड़ी जाती है, ठीक है, और यहां पे, ठीक है, इसको हम लोग राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध को बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन किससे हो गए? तालीकोटा के युद्ध से संबंधित हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए 1935 की मुख्य विशेषता प्रादेशिक स्वायत्तता थी। प्रादेशिक स्वायत्तता का मतलब होता है कि नगरों की स्थापना, ठीक है, पंचायतों की स्थापना को इन्होंने क्या दिया था? इंपॉर्टेंस दिया था। जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या महिला मताधिकार या विधान परिषद का गठन हमें 1909 और 1919 के एक्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 1935 की मुख्य विशेषता दिए गए विकल्पों में प्रादेशिक स्वायत्तता हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 में आइए, कहता है एक पोस मशीन क्या है? पीओएस मशीन क्या होता है जानेंगे। जैसे मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं और हम क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो जो मशीन में हम एटीएम को स्वीप करते हैं वही मशीन हमारा पीओएस मशीन कहलाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या कैशलेस यानी कैश का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल उसको हम लोग बिक्री करने की दृष्टिकोण से ही रखते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट का एक है, तो अभी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 48 में साइबर राइट क्या है? तो साइबर राइट जो है एक वायरस है, ठीक है, जो किसको इफेक्ट करता है? कंप्यूटर के विंडोज को इफेक्ट करता है, स्पेशली कंप्यूटर के विंडोज को इफेक्ट करता है। कौन? तो साइबर राइट, यानी 48 का आंसर क्या हो गया? तो सी हो गया। 49 में कहता है एप्पल के डैश उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है? तो यह फायरवायर, ठीक है, एप्पल के फायरवायर जो था उसके हाई रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, ठीक है। और 50 में आइए, 50 कहता है यूट्यूब क्या है? तो देखिए यूट्यूब मुख्य रूप से वीडियो शेयरिंग क्या है? एक प्रकार का साइट है जिसपे हम लोग वीडियो को क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो 50 का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। याद देखिए यूट्यूब पे हम लोग मैकिंग नहीं करेंगे और चैटिंग भी नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो मैकिंग साइट भी यूट्यूब नहीं है और वीडियो चैटिंग साइट यूट्यूब नहीं है। इसका मतलब 50 का क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। तो यह हो गए हमारे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, ठीक है, वह इसका लाभ ले सकें। और यदि ऑफलाइन अगर आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देवकी आईएएस एकेडमी, ठीक है, में आइए, जहां प्रतिदिन टेस्ट सीरीज और विथ डिस्कशन कराया जाता है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर्स के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।